Hey guys, that's me Vikas Ahmed and welcome to the series of Pharmacology, and today we will discuss about the chapter number 6 adrenergic agonist. सो एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट क्या होता है? एड्रीनर्जिक जब कोई ड्रग आके एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करे और उसके इफेक्ट को ज़्यादा कर दे तो उसको हम क्या कहेंगे? एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट कहेंगे। अब एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट जो होते हैं वो जाके एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स के ऊपर बाइंड करते हैं और वहाँ पे जाकर उनके इफेक्ट को ज़्यादा करते हैं। एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स क्या होते हैं? एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स ये पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स होते हैं सिस्टमेटिक नर्वस सिस्टम के, जो क्या चीज़ रिलीज करते हैं? जो नारेपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन को रिलीज करते हैं, जिनका काम फाइट और फ्लाइट मूड को एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, अब कि पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स मतलब इसका क्या है कि सबसे पहले जो सीएनएस से नर्व आती है वो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स के ऊपर, और फिर वहाँ से वो गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स के ऊपर जाती है, फिर उधर से पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स पे जाएगी और पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन आगे उसको इफेक्टर्स तक पहुँचाएंगे जहाँ पे वो जाकर अपना इफेक्ट शो करेगी। अब उसके बाद आ जाते हैं कि ये जो एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं इनकी सेंसिस कैसे होती है, न्यूरो ट्रांसमिशन कैसे होती है। तो सबसे पहले ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे हम डोपामीन या नार एड्रीनलिन या एड्रीनलिन की एग्जांपल ले लेते हैं, ये सिंथेसाइज सबसे पहले कैसे होते हैं? एक टायरोसिन होता है, टायरोसिन के ऊपर जब डोपा लगता है तो वो उसको कन्वर्ट करता है डोपामीन में, और फिर डोपामीन जो है आगे DBH हार्मोन जब उसके ऊपर लगेगा तो वो उसको नार एड्रीनलिन में कन्वर्ट कर देगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, फिर ये जो नार एड्रीनलिन है ये आगे इसके ऊपर जब PNPMT लगेगा एंजाइम तो ये इसको एड्रीनलिन में कन्वर्ट कर देगा एड्रीन मेड्यूला में, और जब ये सब प्रिपेयर हो गए फिर ये स्टोरेज है, सेकंड स्टेप। ये स्टोर होंगे कहाँ पे? स्टोर होंगे नार एड्रीनलिन जो है ये वेसिकल्स में स्टोर हो जाता है और फिर रिलीज होता है इसके बाद, और ये अराइव होता है जब पहुंच जाता है तो फिर वहाँ से ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है ये वाली नर्व्स। तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, फिर उससे कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा और एक्सोसाइटोसिस मीन्स सोडियम जो है वो बाहर की तरफ। अब होगा क्या? फिर ये जब रिलीज हो गया तो एक्शन परफॉर्म करेगा। एक्शन इसका क्या है कि सोडियम बाइंड करता है एड्रीनल रिसेप्टर्स के ऊपर और फिर वो इफेक्टर के ऊपर जाकर अपना इफेक्ट शो करता है। फिर लास्ट स्टेप जो इसका है वो टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन में क्या करता है कि रीअपटेक होती है इसकी नर्व टर्मिनल पे, और फिर उसके बाद इसको मेटाबलाइज किया जाता है मोनोमाइन ऑक्सीडेज और कॉम्प्ट इनहिबिटर के ज़रिए। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हैं जो कि न्यूरो ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरी होते हैं, न्यूरो ट्रांसमिशन की सेंसेस के लिए ज़रूरी होती है। अब हमने एक बात की थी कि यह जाकर एड्रीनो रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करता है, तो व्हाट आर एड्रीनो रिसेप्टर्स, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर्स होते हैं, उन वो आगे फर्दर डिवाइड होते हैं टू टाइप्स में, जिनको अल्फ़ा और बीटा कहते हैं, और यही एड्रीनल रिसेप्टर्स भी होते हैं। अब ये जो होते हैं इनका काम क्या है कि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को एक्टिवेट, ये उससे एक्टिवेट होते हैं, मतलब जब आकर इनके ऊपर बाइंड करती है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। इसमें जो फर्दर सब टाइप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आगे जितने भी कंसेप्ट हैं वो इनकी ऊपर बेस करते हैं। जैसे सबसे पहले अल्फ़ा 1 रिसेप्टर आ जाता है, तो इसका क्या काम है? वेस्कुलर स्मूथ मसल्स के ऊपर ये प्रेजेंट होता है, आयरस के ऊपर प्रेजेंट होता है, प्रोस्टेट के ऊपर, लीवर के ऊपर और पेलो इरेक्टर के ऊपर प्रेजेंट होगा। और इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन सबसे पहले वेजो कंस्ट्रक्शन आ जाती है, फिर मेड्रियासिस आ जाती है। मेड्रियासिस और मियासिस ये आई की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कहते हैं। उसके बाद बीपी हाई हो जाता है, फिर उसके इस अल्फ़ा 1 से, और फिर उसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस, यूरिनरी रिटेंशन, ये इसके मेन फंक्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अल्फ़ा 2 प्रेजेंट होता है नर्व टर्मिनल्स पे। नर्व टर्मिनल्स में ये क्या करता है? नॉरेपिनेफ्रिन को रिलीज़ कराता है। उसके बाद ये प्लेटलेट्स में जो एग्रीगेशन है वो करवाता है, और फिर पेंक्रियाज में ये इंसुलिन की सिक्रीशन को कम करता है। फिर उसके बाद आ जाता है बीटा की बात करें तो बीटा के 3 मेन सब टाइप्स हैं, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। बीटा 1 जो है ये हार्ट पे प्रेजेंट होता है और किडनी पे प्रेजेंट होगा। हार्ट पे ये हार्ट रेट को ज़्यादा करेगा, कंट्रेक्टिलिटी को ज़्यादा करेगा, एवी नोड की कंडक्शंस को ज़्यादा करेगा, जबकि जो किडनी पे वो रिनन के रिलीज़ को ज़्यादा करेगा। उसके बाद बीटा 2 जो है ये ब्रोंकाई पे ज़्यादा प्रेजेंट है, वस्कुलर मसल्स पे, जीआई ट्रैक्स पे, यूरिट्रा पे, और उसके बाद हम लीवर और पेंक्रियाज पे प्रेजेंट है, वहाँ पे ये ब्रोंको डायलेशन, वेजो डायलेशन, उसके बाद यूरिनरी
यूरेटर टोन को कम करता है, फिर जीआई मोटेलिटी को कम करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है और उसके बाद इंसुलिन की रिलीज करवाता है। फिर बीटा 3 आ जाता है जो एडिपोज टिश्यू पे प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेजेंट होता है, जिसका काम लिपोलाइसिस होगा और रिलैक्सेशन ऑफ टिटोरियस मसल्स होगा। तो ये मेन टाइप्स हैं अल्फा और बीटा, जो मेन रिसेप्टर्स हैं, इनको याद करना बहुत ज़्यादा लाजमी है। अब आगे जाते हैं हम। नेक्स्ट चीज़ जो है जो कि मेन है वो आ जाती है हमारे पास एड्रीनोसेप्टर्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। पहली बात वही है कि जो एड्रीनोसेप्टर्स होते हैं ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं और ये डिफरेंट फैक्टर सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, शो करते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी शो करते हैं, कैन अप रेगुलेट या डाउन रेगुलेट हो सकते हैं। फिर उसके बाद एंडोजीनियस होते हैं और उसके बाद एक्सोजीनियस एगोनिस्ट होते हैं। तो ये चंद चीज़ इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर आ जाते हैं जी आप ये इनकी केमिकल नेचर कैसी होती है, एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट केमिकल टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो कैटाकोलामीन और नॉन कैटाकोलामीन दो मेन टाइप्स हैं, इसी की बेस पे इनको आगे क्लासीफाई भी किया जाएगा। तो ये मेन चीज़ें हैं, कैटाकोलामीन का कंसेप्ट लेना और नॉन कैटाकोलामीन। अब कैटाकोलामीन में जो मेन चीज़ है वो ये है, कैटाकोल एक रिंग होती है, उसको समझो कि वो रिंग जिसमें प्रेजेंट है उसको कैटाकोलामीन कहेंगे। वो कौन कौन से हैं, वो एड्रीनलिन आ सकता है, नॉन एड्रीनलिन, डोपामीन आ जाएगा, ब्यूटामीन आ जाएगा। और जो नॉन कैटाकोलामीन है उनमें कैटाकोल रिंग प्रेजेंट नहीं होगी, इसलिए उसे हम नॉन कैटाकोलामीन कहेंगे। उसमें फिनाइलफ्रीन आ जाता है, एफिड्रीन, सीडोफ्रीन और उसके बाद एम्फेटामीन, और ये आगे काफ़ी सारी और भी आती है। तीसरी जो टाइप है इसमें सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमाइनो नाइट्रोजन, ये जर्नल जो आ जाती है इसमें। इसमें ये होता है कि जैसे ये रिंग बना हुआ है, इसके ऊपर अल्फ़ा बीटा और आर ये तीन हमारे पास बने हुए हैं सेक्शंस, और इसमें जो आर है वो रिप्लेसेबल है। अगर हमारा अल्काइल सब्स्टिट्यूशन होगी एन मिथाइल अल्काइल सब्स्टिट्यूशन हो, एन अल्काइल सब्स्टिट्यूशन हो, तो उससे CNS की प्रेशरेशन ज़्यादा होगी, और लार्ज अल्काइन हो तो उससे एक्टिविटी कम हो जाती है। अगर अल्फ़ा कार्बन सब्स्टिट्यूशन होगी R1 पे, मतलब कि R1 पे होगी, तो फिर क्या होगा, OH ग्रुप से कर सकते हैं उसके साथ H से और उसके बाद CH3 से, तो वो एक्टिविटी को ज़्यादा करता है, अल्फ़ा की एक्टिविटी को ज़्यादा करेगा, ये दोनों की एक्टिविटी को ज़्यादा करेगा। ये आगे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आप देख लेना। फिर उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो आ जाती है क्लासिफिकेशन। तो हम क्लासिफिकेशन के बारे में आप पढ़ेंगे कि कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, ड्रग्स कौन कौन सी इसके ऊपर एक्ट करती हैं, आगे जाकर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर बाइंड करती हैं। अच्छा, ड्रग की बात की जाए तो इसमें तीन मेन क्लासेस आती हैं, एक डायरेक्ट एक्टिंग आ जाती हैं, एक इनडायरेक्ट एक्टिंग आती हैं, और दूसरी जो है मिक्स्ड एक्टिंग एड्रीनर्जिक एगनिस्ट आती हैं। जब सबसे पहले हम जाते हैं जी डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स पे। तो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स कौन सी होती हैं, जो डायरेक्टली रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर बाइंड करेंगी, उनके जो इफेक्ट्स हैं उनको इन्हांस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये देखें हमारे पास जो लिस्ट ऑफ ड्रग्स हैं, इसमें डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स में वो आ जाती है, एफिड्रीन आ जाती है, नार एड्रीनलिन आ जाती है, डोपामीन, डोब्यूटामीन और आइसोप्रोटेनोल, ये मेन ड्रग्स हैं। इसके अलावा भी और भी ड्रग्स हैं, अब इसकी थोड़ी बहुत डिटेल पढ़ लेते हैं। तो एफिड्रीन जो है ये जाकर अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेगी। मैंने आपको पहले बताया था कि अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स, उसके अलावा ये नॉन सेलेक्टिव है, मतलब अल्फ़ा रिसेप्टर पे भी बाइंड कर सकती है और बीटा पे भी बाइंड कर सकती है। तो इसका मतलब है इसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट थोड़े ज़्यादा होंगे और जनरल होंगे। जैसे एनाफाइलेक्टिक शॉक में हम इसको ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं, उसके अलावा कार्डियक अरेस्ट में देते हैं, एक्यूट स्टमा में दे सकते हैं, लोकल हेमोस्टेसिस में दे सकते हैं, लॉन्ग लेफ्ट आर्ट्रियल टू प्रोलॉन्ग एक्शंस के लिए हम इसको दे सकते हैं। उसके बाद इसकी हम जब फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करेंगे, जो एब्जॉर्प्शन है वो एब्जॉर्ब नहीं होता ओरली, और उसके बाद ये IM इसको 5 से 10 मिनट तक हम इसको देते हैं, और IV जो है ये इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद ये है कि ये 1 से हाफ लाइफ की बात करें इसकी, तो 2 से 3 मिनट इसकी हाफ लाइफ होती है। फिर ADRs में ट्रैकिकार्डिया आ जाता है, एरिथमिया आ जाता है, हाइपरटेंशन आती है, एंजाइटी आ जाती है, हेड एक, ट्रेमर, और उसके बाद पल्पेशंस, ये मेन इसके हेड एक है, वो क्या नाम है, ADR से। दूसरी ड्रग जो हमारे पास है वो नॉन एड्रीनलिन है। नॉन एड्रीनलिन जो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों पे एक्ट करती है, उसके अलावा बीटा पे थोड़ा बहुत भी एक्ट करेगी। अब इसका काम क्या है, सेप्टिक शॉक में हम ज़्यादातर देते हैं, एक्यूट हाइपरटेंशन जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा ये हम दे सकते हैं। अब सेप्टिक शॉक क्या होता है, जिसमें BP बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल गया होता है।
दूसरा आ जाता है ड्यूरिंग एनेस्थीसिया के टाइम पे हम इसको दे सकते हैं और बीपी मेंटेन करने के लिए ज़्यादातर देते हैं। आईवी में ज़्यादातर सिर्फ प्रेजेंट ही आईवी में होती है और 1 से 2 मिनट इसकी हाफ लाइफ होती है। उसके अलावा इसके आईडीआर की बात करें तो सीवियर हाइपरटेंशन, रिफ्लेक्स, ब्रेडिकार्डिया और इस्कीमिया आ जाता है। उसके बाद डोब्यूटामिन है। डोब्यूटामिन जो है ये डोज डिपेंडेंट होता है। D1, बीटा 1 और अल्फ़ा 1 इसमें मेन आ जाते हैं। लो डोज में अगर हम इसकी बात करें तो ये रीनल वेजोकंस्ट्रक्टर के तौर पे यूज़ होता है। मॉडरेट डोज में ये कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा करता है और हाई डोज में ये बीपी को ज़्यादा करता है। उसके अलावा अगली चीज़ जो है ये सिर्फ हम आईवी देते हैं और 1 से 2 मिनट की भी हमारे पास वही आ जाती है हाफ लाइफ। अब एक चीज़ आप नोट करें कि एरिथमिया जो है ये एडीआर तकरीबन हर एक का होगा, क्योंकि ज़्यादातर ये हार्ट के ऊपर बीटा जो हैं रिसेप्टर्स के ऊपर जो भी बाइंड करेगी ट्रैक, तो वो हार्ट के ऊपर जाके शिफ्ट होगी और हार्ट के ऊपर जो हैं वो एरिथमिया, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया इस तरह के आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। इस तरह डोब्यूटामिन की बात करें, बीटा 1 सिलेक्टिव है और ये भी एक्यूट हार्ट फेलियर में हम देते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक में देंगे। आईवी इन्फ्यूजन के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी 2 मिनट हाफ लाइफ होती है और उसके बाद ट्रैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, एरिथमिया आ जाएगा। इसी तरह आइसोप्रोपेनॉल की बात करें तो ये बीटा 1 बीटा 2 के ऊपर नॉन सिलेक्टिव है और ये ब्रेडिकार्डिया में हम देते हैं। इसी तरह ये डायग्नोस्टिक टूल के ऊपर भी दिया जाता है, डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे यूज़ किया जाता है सॉरी, और आईवी में दिया जाता है और 1 से 2 मिनट इसकी हाफ लाइफ है। ट्रैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, ट्रिमर्स और उसके बाद हाइपोटेंशन इसके एडीआर्स में आ जाते हैं। अब आगे आ जाएं तो जो नॉन कैटेकोलामाइन ड्रग्स हैं डायरेक्ट एक्टिंग में वो कौन सी हैं, वो आ जाते हैं फिनाइल्ड्रीन। फिनाइल्ड्रीन जो है ये अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव है और ये नेज़ल डीकंजेस्टेंट के तौर पे, मेड्रियासिस के तौर पे यूज़ की जाती है और हाइपोटेंशन में यूज़ की जाती है। ये हम टॉपिकली भी देते हैं और उसके बाद आईवी भी देते हैं। इसके अलावा ये जो है 2 से 3 आवर इसकी हाफ लाइफ है और हाइपोटेंशन, रिफ्लेक्स, ब्रेडिकार्डिया और हेडेज इसके मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फिर उसके बाद दूसरी बात करें तो जो दूसरी ड्रग है हमारे पास वो आ जाती है मेथोक्सामाइन। वो अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव है, सीवियर हाइपरटेंशन में हम देते हैं और उसके बाद आईवी के तौर पे 2 हर्ट्ज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। तीसरी ड्रग जो है ये एफेड्रीन है। यह भी अल्फ़ा और बीटा एगोनिस्ट के तौर पे यूज़ होती है। ब्रोंकियल अस्थमा में हम यूज़ करते हैं, नेज़ल डीकंजेशन में यूज़ करते हैं, हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं। इस तरह इंट्रामस्कुलर और इसकी जो हाफ लाइफ है वो 3 से 6 आवर है और एडीआर्स में इसके ट्रैकीकार्डिया, इंसोमिया, हाइपरटेंशन और ट्रेमर्स आ जाते हैं। अब जो लास्ट ड्रग है वो सल्ब्यूटामोल है या एल्बेंडाजोल भी कह सकते हैं जिसको, ये बीटा 2 एगोनिस्ट है और ये ब्रोंकियल अस्थमा, सीओपीडी के तौर पे हम यूज़ करते हैं। लेबर को कम करता है और उसके अलावा लेबर पेन को कम करने के लिए यूज़ होगा। इनहेलेशन के तौर पे हम इसको इनहेलर के तौर पे ले सकते हैं। 4 से 6 आवर इसकी हाफ लाइफ है और ट्रेमर्स, पल्पेशन वगैरह में हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी, अगर हम दूसरी इनडायरेक्टली एक्टिंग एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। इनडायरेक्टली एक्टिंग एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट में जो पहली ड्रग है वो एम्फेटामाइन है। वो क्या करेगी, ये खुद डायरेक्टली जाके एक्ट नहीं करते, ये किसी दूसरे को एंटर करवाते हैं, वो जाकर अपना काम करता है। जैसे एम्फेटामाइन जो है ये एंटर करती है वाया NET के और फिर ये जाके सोडियम नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन को रिलीज़ करेगी जो रीअपटेक को रोकते हैं। इसमें हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ADHD के लिए यूज़ करते हैं, नेक्रोलेप्सी के लिए यूज़ करते हैं, ओबेसिटी के लिए यूज़ करते हैं। इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स में इसकी हाफ लाइफ जो है ये 10 हावर्स के लिए हो सकती है और इसके एडीआर में इंसोमिया, एंजाइटी, BPI हो जाता है और ट्रैकीकार्डिया, एडिक्शन वगैरह आ जाती है। इस तरह दूसरी कोकेन है। कोकेन जो है ये NAD पे जाकर ब्लॉक करती है, इनको अपटेक को रोकती है, अपटेक 1 को, और फिर सोडियम जो है ये ऊपर नॉरएपिनेफ्रिन जो है ये ज़्यादा हो जाता है क्लिफ्ट में और इसके बाद ये क्या होगा कि लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ होगा, नेज़ल डीकंजेस्टेंट के तौर पे यूज़ होगा। इसको भी आईवी और टॉपिकली हम दे सकते हैं और 1 आवर इसकी हाफ लाइफ है। हाइपरटेंशन और एरिथमिया में हम इसको यूज़ करते हैं, कन्वर्जन में भी, एडिक्शन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो लास्ट टाइप है इसकी उसको हम कहते हैं मिक्स्ड एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। वो उसमें आ जाते हैं जी एफेड्रीन आ जाता है, स्यूडो एफेड्रीन और डोपामिन। एफेड्रीन डायरेक्ट अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और इनडायरेक्ट दोनों पे एक्ट करता है, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा और उसके बाद कंजेशन, हाइपोटेंशन तीनों को कम करेगा।
तीनों फॉर्म में IV, IM और पेरेंटल हम दे सकते हैं। इसके अलावा 3 से 6 आवर इसकी हाफ लाइफ और उसके बाद ट्रैकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, इंसोम्निया, नर्वसनेस सब में देते हैं। फिर इसी तरह जो नेक्स्ट चीज़ है वो सीडोफ्रीन है। ये भी डायरेक्ट और एगोनिस्ट है और इनडायरेक्ट एगोनिस्ट है। ये क्या करेगी, ये नेज़ल डिकंजेशन में ज़्यादातर यूज़ होती है। पेरेंटल हम देते हैं, ओरल हम इसको दे सकते हैं। 3 से 6 आवर इसकी हाफ लाइफ है। उसके बाद इंसोम्निया, हाइपोटेंशन, हेडेक में देते हैं। जो लास्ट है वो ड्रग डोपामीन है। डोपामीन जो हमारी ड्रग है वो हम देते हैं D1 पे जाके एक्ट करती है, β1 पे, अल्फ़ा 1 पे और इनडायरेक्ट में जो नॉरेपिनेफ्रिन के रिलीज़ को ज़्यादा करेगी। ये आ जाता है जी शॉक में, हार्ट फेलियर में हम इसको ज़्यादातर देते हैं IV के तौर पे 1 से 2 मिनट्स के लिए। इसकी हाफ लाइफ है। एरिथमिया, नोज़िया, वोमिटिंग, हेडेक इसके मेन साइड इफ़ेक्ट हैं। तो ये हमारा टोटल जो आज का लेक्चर था, इसमें हमने सबसे पहले एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसके बाद टाइप्स और उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी। आई होप you will understand the lecture. Thank you for hearing me. Meet you in the next lecture. Subscribe.